हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं गायत्री चाहर आज आपको पढ़ाऊंगी मुगल कालीन आर्थिक विकास। ठीक है, अब मुगल कालीन आर्थिक विकास में हम कृषि के बारे में कल पढ़ चुके थे, एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ चुके थे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में हम कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उद्योग विकास। उद्योग विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मुगल पीरियड, कि मुगल काल में जो उद्योगों का विकास हुआ था, जो उद्योग धंधे स्थापित हुए थे, उन सभी के बारे में हम उद्योग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुगल काल एक समृद्ध राज्य के रूप में जाना जाता था, या मुगल पीरियड एक समृद्ध समय के रूप में देखा गया है। तो वो किसके आधार पर होगा? जाहिर सी बात है कि वो अपने अच्छे मजबूत उद्योग धंधों की बदौलत ही होगा। मुगल काल में अकबर के समय में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी शासकों ने उद्योग धंधों को भरपूर योगदान दिया था, उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। अकबर ने 1000 कारखानों का निर्माण करवाया था। इसका मतलब ये हुआ कि उद्योग जो है राजकीय भी होते थे और व्यक्तिगत भी होते थे, यानी मुगल काल में राजकीय उद्योग भी थे और व्यक्तिगत उद्योग भी थे। तो उद्योग धंधों के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आएगा वो है वस्त्र उद्योग। यानी मुगल काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग धंधा जो उस समय था वो था वस्त्र उद्योग। आप बोर्ड पर देख सकते हो वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग मुगल काल की रीढ़ मानी गई है, क्योंकि उस समय बहुत सारे उद्योग धंधों का विकास हुआ था। तो वस्त्र उद्योग जो है मुगल काल की एक मजबूत उद्योग धंधे के रूप में देखा जाता है। कैसे कि उस समय जो है विभिन्न प्रकार के वस्त्र उद्योग थे, जैसे रेशमी वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है। तो रेशमी वस्त्र उद्योग जो है वो भी मुगल काल का एक महत्वपूर्ण उद्योग धंधा माना जाता है। इस समय में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें थी कि मुगल काल में वस्त्र उद्योगों के अंतर्गत संपन्न नगरों का भी निर्माण हुआ था, जैसे गुजरात है, बंगाल है, दक्षिण भारत है। यहाँ जो है कई महत्वपूर्ण जो है शहर भी बसाए गए थे जो कि वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा बंगाल, गुजरात सूती वस्त्र उद्योग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जो है रेशम, मखमल आदि के वस्त्र भी बनाए जाते थे। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मुगल काल में वस्त्रों का भारी संख्या में जो है उत्पादन होता था। और ऐसा नहीं है कि ये उत्पादन जो है सिर्फ राज्य के लिए था, राज्य के लिए तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके के व्यापार किए जाते थे, और दोनों तरीके के व्यापार के आधार पर जो है भारी मात्रा में मुद्रा भी प्राप्त होती थी। तो वस्त्र उद्योग की दृष्टि से यह देखा जाए तो वस्त्र उद्योग जो है मुगल काल के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरा हमारा आएगा इसमें धातु उद्योग। धातु उद्योग यानी कि तांबा वगैरह, ठीक है, तांबा वगैरह धातु उद्योग यानी कि तांबा हुआ। इसके अलावा औजार निर्माण हुआ, बर्तन हुए, आभूषण हुए, ये समस्त चीज़ें जो है धातु उद्योग के अंतर्गत आती थी। तो मुगल काल में धातु उद्योग का भी विकास हो चुका था, क्योंकि जो राज परिवार था, राज परिवार के जो लोग थे, व्यक्ति थे, उन लोगों के लिए आभूषणों का निर्माण होता था। सामान्य लोगों के लिए भी होता था, अमीर वर्ग के लिए भी होता था। तो सोना, चांदी, तांबा, इन सभी धातुओं से जो है आभूषण बनाए जाते थे। इसके अलावा जो है एक इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था औजार। ठीक है, यानी तलवार आदि हैं, तलवार, ढाल वगैरह जो हैं, यानी औजार के रूप में धातु उद्योग जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही जो है कुछ बर्तन आदि भी बनाए जाते थे, जैसे तांबा है, कांसा है, इन सभी चीज़ों के बर्तन भी बनाए जाते थे, लोहे के भी बनाए जाते थे। तलवार आदि बनानी है, ढाल आदि बनानी है। तो इस तरीके से जो है धातु उद्योग भी उस समय प्रचलन में था, और उससे भी जो है वो भी राजकीय और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के जो है उद्योग धंधे उस समय प्रचलित थे। तीसरा हमारा आएगा पत्थर और ईंट उद्योग। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं मुगल काल सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य रहा है, या मुगल काल को सांस्कृतिक दृष्टि से भी आज भी याद किया जाता है। मुगल काल की जो इमारतें हैं वो आज भी हमारे सामने एक नमूने के रूप में हैं, जैसे ताजमहल हुआ, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, एतमादुद्दौला, फतेहपुर सीकरी, ये इतनी बड़ी बड़ी विशाल इमारतें हैं जो कि आज भी कितना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी हम उन्हें देख सकते हैं, वो भी अच्छी कंडीशन में। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय पत्थर और ईंट उद्योग का कितना ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण स्थान था। पत्थर जो है, दो प्रकार के पत्थर इमारतों में प्रयोग किए जाते थे, पहला लाल पत्थर और दूसरा संगमरमर।
तो लाल पत्थर अकबर के शासनकाल में लाल पत्थर से इमारतें बनी थी, लेकिन शाहजहां के समय में जो है सफेद संगमरमर की इमारतों का निर्माण हुआ था। इसके अलावा ईंट उद्योग भी था, मकान आदि जो बनाए जाते थे वो ईंट आदि से बनाए जाते थे। तो इस तरीके से पत्थर और ईंट उद्योग जो है वो उस समय काफ़ी प्रचलन में था। हजारों कारीगर जो हैं वो इस उद्योग धंधे में लगे हुए थे। तराशने के लिए पत्थरों को तराशा जाता था, उन पर बहुत अच्छी सुंदर जो है डिज़ाइनें बनाई जाती थी और उसके बाद वो इमारतों में लगाए जाते थे। कच्ची कारी उस समय जो है बहुत प्रसिद्ध थी। तो ये भी एक प्रमुख उद्योग था मुगल काल के अंतर्गत। अब जो है कुछ और भी उद्योग धंधे थे, जैसे कागज उद्योग। ठीक है, शायद आप जानते होंगे कि भारतवासी जो हैं कागज का प्रयोग अरब वासियों से सीखे हैं। ठीक है, तो कागज भी जो है दो टाइप से बनाया जाता था, एक तो लकड़ी से बनाया जाता था, दूसरा जो है कटे फटे पुराने वस्त्रों से भी बनाया जाता था। तो कागज उद्योग भी जो है मुगल काल में प्रचलन में था। कागज बनाया जाता था और उस पर जो है लिखा भी जाता था। उस समय तुर्की, फारसी और अरबी, हिंदी और संस्कृत इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था और ये लिखी जाती थी। तो इस तरीके से कागज उद्योग भी उस समय प्रचलन में था। नेक्स्ट हमारा आएगा चमड़ा उद्योग। ठीक है, आप देख सकते हैं चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग यानी कि चमड़े से जो वस्तुएं बनाई जाती थी। तो चमड़े से बनाई जाने वाली वस्तुओं के अंतर्गत जो है जैसे जूते हैं, इसके अलावा तलवार रखने के लिए म्यान बनाई जाती थी। इसके अलावा चमड़े से और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। ज़्यादातर जो है अमीर वर्ग के जो लोग थे वो अच्छे सुंदर जूतों का प्रयोग करते थे, तो उनके लिए जो है जूते आदि निर्माण करना है, म्यान आदि का बनाना है, तो ये सब जो है ये चमड़ा उद्योग उस समय प्रचलन में था। आगरा जो है इसका एक काफ़ी बड़ा प्रमुख केंद्र था चमड़े का। नेक्स्ट है हमारा चीनी उद्योग। ठीक है, तो मुगल काल में शक्कर, गुड़, इन सब चीज़ों को जो है मिठास के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो चीनी उद्योग भी उस समय प्रचलन में था। चीनी के लिए जो है गुजरात है, इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जो है स्थानों पर जो है गन्ना आदि का उत्पादन होता था और वो जो है चीनी, शक्कर आदि बनाने के लिए प्रयोग की जाती थी। तो इस तरीके से चीनी उद्योग भी उस समय महत्वपूर्ण था। इसके अलावा कुछ अन्य उद्योग भी थे। अब अन्य उद्योगों के अंतर्गत जो है अन्य उद्योगों में जैसे कि छोटे मोटे उद्योग हुए, जैसे स्वर्णकार का हुआ, कुंभकार का हुआ, जो कि मिट्टी के बर्तन आदि बनाते हैं, क्योंकि जन सामान्य लोग मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। बहुतायत मात्रा में जो है जन सामान्य लोग मिट्टी की चीज़ों का प्रयोग करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो ये मिट्टी का उद्योग भी उस समय प्रचलन में था। इसके अलावा जो है आभूषण आदि बनाने के लिए वो जो है वो स्वर्णकार हुआ करते थे। तो इस दरी बनाने के लिए दरियाँ बनती थीं, उस समय में बहुत दरियाँ बहुत प्रसिद्ध भी थीं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे उद्योग धंधे मुगल काल में अपनी अच्छी समृद्ध अवस्था में थे और इन उद्योगों का विकास करने के लिए, अब डेवलपमेंट को प्रोत्साहित देने के लिए मुगल काल के शासकों ने अपना भरपूर योगदान दिया था। मुगल काल जो है भारत का वो काल माना जाता है जो कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्य था या संपन्न समय था, संपन्न काल था, क्योंकि भारत में व्यापार सिर्फ आंतरिक ही नहीं बल्कि बाह्य व्यापार भी होता था। आपको शायद पता होगा कि भारत में सबसे पहले जो है इंग्लैंड से भारत में विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, ये लोग व्यापार करने के लिए ही भारत में आए थे और जहांगीर से इन्होंने जो है व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। तो ये जो है यानी बाहरी राज्यों से भी व्यापारी भारत में आते थे व्यापार करने के लिए। तो भारत का उद्योग धंधा जो है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उद्योग विकास के बाद हमारा आएगा व्यापार और वाणिज्य। अब हम पढ़ेंगे व्यापार और वाणिज्य, यानी कि मुगल कालीन आर्थिक विकास का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यापार और वाणिज्य। जैसा कि आप जानते ही हैं मुगल काल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मुगल काल की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। तो इसका जो आधार था वो था उद्योग और व्यापार, क्योंकि मुगल काल में व्यापार विदेशों से भी होता था, आंतरिक व्यापार भी था, बाह्य व्यापार भी था। बहुत बड़े बड़े समृद्ध नगर बसाए गए थे व्यापार के लिए, वहाँ बहुत बड़े कारखाने भी लगाए गए थे। तो इस तरीके से जो है भारत में मुगल काल के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य भी अपनी समृद्ध स्थिति में था। तो सबसे पहला आएगा हमारा आंतरिक व्यापार, यानी कि मुगल काल के अंतर्गत जो है व्यापार आंतरिक व्यापार होता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी होता था।
सड़कों के माध्यम से होता था, बैलगाड़ियों के माध्यम से होता था, सामान लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, ऊँटों का प्रयोग होता था जो बहुत बड़े भारी सामान होते थे। साउथ, स्पेशली इन साउथ, दक्षिण भारत में तो हाथियों का भी प्रयोग करते थे, घोड़ों का भी प्रयोग किया जाता था। तो व्यापार के लिए, आंतरिक व्यापार के लिए जो है मुगल काल में बैल, घोड़े, बैलगाड़ियाँ, ठीक है, इन सभी का प्रयोग किया जाता था। स्थल मार्ग जो है, स्थल मार्ग से ही आंतरिक व्यापार जो किया जाता था ज़्यादातर। तो स्थल मार्गों के अंतर्गत जो है सड़कें बनाई गई थी, एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ा गया था और वहाँ सामानों का आदान प्रदान किया जाता था। इसमें एक चीज़ जो आएगी, इसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ कि मुगल काल में व्यापार को समृद्ध बनाने के लिए, एक व्यापार के अंतर्गत जो है या व्यापार करने के लिए, व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें सहूलियत हो, इसके लिए जो है मुगल काल में एक नई चीज़ स्टार्ट हुई थी, जैसे कि हम हुंडी प्रथा कहते हैं। हुंडी क्या होता था कि जो व्यापारी होते थे, क्योंकि वो इतना सारा पैसा लेके जाएंगे इधर से उधर, तो चोरी डकैती ये सब चीज़ें तो उस समय में भी थी, तो वैसे ही जो है उनको लूट न लिया जाए, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है एक नई प्रणाली स्टार्ट की गई थी, जैसे कि हुंडी प्रणाली कहा जाता है। हुंडी का मतलब होता था कि एक व्यापारी जिसको पैसे चाहिए उतने, एक यानी कि अलग अलग जो है कुछ विभाग जैसे बना दिए थे, कुछ जो है समूह जैसे बना दिए थे, व्यापारिक समूह या व्यापारिक संगठन। तो वहाँ जाकर जो है व्यापारी उतनी जो है राशि जमा कराते थे और उसके बदले में एक लिखित रूप में जो है एक अनुबंध लेते थे जिस पर स्टैंप लगी हुई होती थी, और यदि उसे जहाँ से सामान खरीदना है वो वहाँ जाता था और उस स्टैंप को जो है उस ब्रांच, जहाँ, क्योंकि जिस ब्रांच से उसने ये स्टैंप लिया है उस ब्रांच, उसकी एक और ब्रांच दूसरी जगह पे भी होती थी, दूसरे नगर में भी होती थी, तो वहाँ जाकर जो है वो उस अनुबंध को दिखाता था, उस स्टैंप को दिखाता था और उसके बदले में उसे उतनी ही राशि मिल जाती थी। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये एक बैंक का काम करती थी, यानी कि बहुत भारी संख्या में व्यापारी अपने साथ धन दौलत लेके नहीं चलते थे, वो हुंडी लेके जाते थे। तो हुंडियों की मदद से जो है उनको सुरक्षात्मक, पूरी तरह से उनको सुरक्षा भी प्रदान की गई थी, क्योंकि हुंडी की सहायता से जो है वो अपना पैसा एक स्थान पर जमा कराते थे और बदले में हुंडी लेते थे। स्टैंप होता था पूरी तरीके से लिखा हुआ, कितना पैसा इसने यहाँ जमा कराया है तो इसको जो है दूसरी जगह पर अपना पैसा दे दिया जाए। उसके बाद वो उस हुंडी को, जहाँ से उन्हें सामान खरीदना होता था, वहाँ जाकर जो है उस हुंडी को जो है वो उस व्यापारिक संगठन के पास जाते थे, वहाँ जमा कराते थे और बदले में धन लेते थे। न सोने और चांदी के सिक्के होते थे उस समय में, तांबे के भी होते थे, तो उसके बाद जो है सामान वो खरीद सकते थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उस समय में भी व्यापार को मजबूत करने के लिए, व्यापार को विकसित करने के लिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। आज के टाइम हम जो बैंक जो काम करती हैं वही जो है हुंडी जो है मुगल काल में काम करती थी, हुंडी प्रथा। दूसरा जो है व्यापार करने के लिए बंजारे होते थे, बंजारे भी जो है बहुत सारे बंजारे इधर उधर घूमकर जो है व्यापार करते थे, सामान इधर से उधर लाते ले जाते थे, बेचते थे। इसके अलावा जो है व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो है मुगल काल में अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने जो है काफ़ी कड़े कदम उठाए थे, जो उनको जो है पूरी तरीके से जो नगरों में जो पुलिस होती थी या नगरों की सुरक्षा के लिए जो सैनिक रखते थे, उनका काम होता था कि व्यापारियों को जो है सुरक्षा दी जाए, कहीं उनको रास्ते में जो है लूटपाट का सामना न करना पड़े। इसके लिए जो है आंतरिक जो व्यापारी होते थे या जो राष्ट्रीय जो व्यापार होता था, वहाँ जो है जगह जगह पर उनके रहने के लिए सराय आदि का भी निर्माण कराया जाता था, जिससे कि वो लोग रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि व्यापारियों के लिए भी मुगल काल में अच्छी सुरक्षात्मक जो है बहुत सारे कदम उठाए गए थे। तो ये तो आंतरिक व्यापार हुआ। आंतरिक व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य होता था। बहुत सारे बड़े बृहद नगर जो हैं वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे सूरत है, भड़ौच है, इसके अलावा काम्बे है, बंगाल में जो है बंगाल पूरा का पूरा जो है व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, आगरा है, बनारस है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे नगर उस समय व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा हमारा आएगा बाह्य व्यापार। आपको पता है कि मुगल काल में राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी बाह्य व्यापार भी होता था, विदेशों से भी व्यापार होता था। विदेशों में जैसे फ्रांस, मुगल काल में विदेशों के साथ भी व्यापार किया जाता था, जैसे कि जो यूरोपियन यात्री थे, यूरोप के साथ, यूरोप महाद्वीप में जो बहुत सारे राज्य हैं, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है,
इसके अलावा पुर्तगाली हैं, ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। आपको पता है कि जहांगीर के समय में सर थॉमस रो है, इसके अलावा जो है विलियम हॉकिंस है, ये लोग जो है व्यापार करने के लिए अनुमति पत्र प्राप्त किया था और धीमे धीमे पूरे भारत पर इन्होंने अपना अधिकार किया बाद में अंग्रेजों ने। तो इस तरीके से बाह्य व्यापार या विदेशों से भी व्यापार किया जाता था। दूसरा हमारा आएगा समुद्री व्यापार। तो भारत में मुगल काल में भारत के अंतर्गत जो है समुद्री व्यापार भी होता था। जो लोग विदेशों से आते थे वो समुद्री मार्गों से ही आते थे और जो सामान लेके जाते थे वो भी समुद्री मार्ग से ही लेकर जाते थे। तो इस तरीके से मुगल काल में आयात और निर्यात दोनों होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आयात होती थी और बहुत सारी चीज़ों का निर्यात किया जाता था। तो निर्यात जो है स्पेशली जो है यहाँ के से जो आभूषण हैं, कीमती चीज़ें हैं, कीमती पत्थर हैं, इसके अलावा जो है मसाले हैं, इन चीज़ों का जो है आयात किया जाता था। और इसके अलावा जो है पूरी तरीके से भारत के अंतर्गत जो है कुछ निर्यात की चीज़ें भी थी, जैसे कि भारत में विदेशों से घोड़े मंगवाए जाते थे। वो जो है एक प्रमुख चीज़ थी। अकबर के समय में तुर्क से घोड़े मंगाए जाते थे। जहाँ